सुप्रभात बच्चों। आज हम काफ़ी दिनों के बाद इकट्ठे हुए हैं। कोरोना की वजह से आप लोग घर में बंद थे, विद्यालय बंद था। अब बहुत समय बाद हमें मौका मिला है विद्यालय आने में, तो अब आपका ध्यान हम पढ़ाई की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। क्या आपका मन अभी पढ़ने का है? यस सर। थैंक यू। अभी हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आवश्यक बातें करना चाहते हैं। जैसे आपका सामान है, एक छोटा सा आपका थैला है जिसमें कॉपी किताब आप रख के अपने कंधे पर लेकर आप स्कूल जाते हैं। बैग सर, बैग थैला। तो थैला जब हम लेके आते हैं, इसी तरह से ज्यादा सारा सामान हो तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए हमें किसी साधन की आवश्यकता होती है। जैसे ट्रक है, हमें सड़क से जाना है, सामान लेकर जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो कैसे जाएंगे? ट्रक से जाएंगे। ट्रैक्टर, रिक्शा, ठेला। अगर हम अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाना है तो हम ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, ठेला आदि बहुत सारे साधनों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इसी कड़ी में जहां सड़क नहीं है, जहां सड़क है वहां तो हम इन साधनों से अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं। लेकिन जहां सड़क नहीं है, आवागमन के साधन के रास्ते बंद हैं, रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, वहां हम अपने सामान को कैसे लेकर जाते हैं? क्या कोई बच्चा बता सकता है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, आपने सही बताया, बैलगाड़ी। दूसरा, सर ऊंट के पीछे भी होती है ना? ऊंट, आपने सही बताया, ऊंट। तीसरा, घोड़ा, गधा। चौथा, गधा। इस तरह से हम अपने सामान कभी सिर के ऊपर भी लेके जाते हैं, कभी जानवरों के साधन से लेके जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। हम आज ऊंट के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो आज का विषय हो गया ऊंट चला। कक्षा। हाँ, कक्षा लिख दीजिए, कक्षा लिख दीजिए। तो आप सभी लोग पुस्तक निकालिए और हम पढ़ेंगे ऊंट के बारे में। ऊंट चला। ऊंट के बारे में आप लोग जानते हैं, ये बहुत बड़ा जानवर है। इससे जहां आने जाने के साधन नहीं है, वहां इनका इस्तेमाल करते हैं सामान ढोने के लिए। तो ऊंट के ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी की हौदा जैसे एक
वो काठी जैसा बना के ऊपर रख देते हैं ऊंट के पीठ पर, और उसमें सारा सामान भर के हम एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते हैं। ऊंट के बारे में अभी एक कविता है। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ये भी बोले? हाँ, रिपीट करना है, लेकिन आप लोग करेंगे? ठीक है, फिर कविता पे एक बार पढ़ाएंगे आप लोगों से। बैठ जाइए सब फिर। हाँ, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बालू है तो होने दो। बालू क्या होता है? बालू का मतलब होता है रेत। बालू का मतलब होता है रेत। अच्छा, रेत पे तो रेत जिससे हम घर बनाते हैं तो बालू और सीमेंट को मिलाकर गारा बनाते हैं, और ईंट को जोड़ने के लिए एक ईंट रखने के बाद थोड़ा गारा रखते हैं बालू और सीमेंट का, उसके ऊपर दूसरी ईंट रखते हैं। इस तरह से रखते हुए ईंट की दीवार तैयार होती है। तो बालू का इस्तेमाल इस तरह से होता है। तो बालू, अब पूछेंगे आप बालू कहाँ कहाँ मिलता है, तो आगे आपको बताएंगे क्वेश्चन आंसर में कि बालू नदी, समुद्र, तालाब और आदि के किनारे मिलता है। राजस्थान में बहुत क्षेत्र ऐसा है जहाँ बालू ही बालू आपको मिलेंगे, और इस क्षेत्र में सिर्फ ऊंट का इस्तेमाल करते हैं सामान ढोने के लिए। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बिल्कुल कोई साधन न हो वहाँ ऊंट या हाथी का इस्तेमाल करते हैं। हाथी बड़े बड़े सामान को यहाँ से वहां ढोकर काम ले जाता है। तो इस तरह से अगली लाइन है, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं है तो होने दो, बालू है नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। अभी आप लोग कविता पढ़ लिए, इसको एक एक लाइन बाद समझा देते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। चलने के समय सभी लोग हिलते हैं, लेकिन हमारी लंबाई कम होने के कारण या जिस जानवर की लंबाई कम होती है उसके पैर छोटे हैं, वो उतना नहीं हिलता है जितना बड़ा जानवर हिलता है, क्योंकि उसके पैर बड़े होते हैं और जब पैर उठाता है तो उसका शरीर ऐसा इधर से उधर ऐसा हिलता है। तो हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट बहुत बड़ा होता है, ऊंट बहुत बड़ा, सभी जानवरों से लगभग हाथी से भी बड़ा होता है। तो वो जब चलता है तो उसका शरीर इधर से उधर ऐसा हिलता है और हिलते डुलते हुए वो चलता है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। उसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है। उसकी गर्दन जो है, हमारी गर्दन इतनी ही छोटी है क्योंकि हम छोटे हैं, और वो जानवर बहुत बड़ा है, इसकी गर्दन बहुत बड़ी होती है और ऊंचाई भी ज्यादा होती है। वो ऊंचा है इसलिए उसकी गर्दन भी उतनी ही बड़ी होती है जितना बड़ा वो जानवर है। यानी शुतुरमुर्ग आप देखे हैं, छोटा जानवर होता है, पक्षी होता है, उसके पांव लंबे होते हैं, उसका शरीर मोटा होता है, गर्दन लंबी और बड़ी होती है। तो जिराफ की भी होती है? जिराफ की भी होती है, लेकिन जिराफ से थोड़ा छोटा इसका गर्दन होता है। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, उससे थोड़ा छोटा ऊंट का होता है। तो वही है, वो अपने गर्दन को ऊपर करके चलता है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, उसकी गर्दन भी ऊंची होती है और उसकी पीठ भी ऊंची होती है। पीठ उठाए ऊंट चला, जब चलेगा पीठ तो उसका ऊपर रहेगा, उठा हुआ होगा। और उठाए का मतलब उसकी गर्दन तो ऊंची होती है, उसके पीठ के ऊपर ऐसा कुबड़ होता है। इस पीठ के ऊपर ये कुबड़ जैसा होता है।
किसी किसी जानवर में आप देखे होंगे कि उसकी गर्दन, सिर के पास जो गर्दन होती है वहां यहाँ उनके ऊंचा होता है, लेकिन इसके पीठ के ऊपर भी ऊंचा होता है। इसको कुबड़ बोलते हैं। कोई कोई आदमी को आपने देखा होगा कि उसके पीठ के ऊपर इतना मांस का लोथड़ा होता है या गर्दन के ऊपर होता है और वो झुका हुआ चलता है, उसको बोलते हैं कुबड़। तो अगली लाइन है, बालू है तो होने दो। यानी बालू कहाँ मिलता है? रेगिस्तान मिलता है, नदी के किनारे मिलता है, या कहीं कहीं तालाब के पास भी मिलता है। तो बालू में भी ऊंट चला, यानी ऊंट कहीं भी चल सकता है, यहाँ तक कि ऊबड़ खाबड़ पत्थर, पहाड़, नदी के किनारे। और बालू, जहाँ रेगिस्तान है बालू ही बालू है। आप बोलेंगे बालू में कैसे चलेगा, उसमें तो फिसलेगा वो, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके जो पैर होते हैं, बालू जो उसके पैर होते हैं, उसके जो नीचे का जो हिस्सा होता है, जैसे हमारा ये पैर है, नीचे का हिस्सा है, ये गद्दीदार होता है। ये क्या होता है? गद्दीदार होता है। तो जब बालू में जब चलता है तो उसका ये पैर फैल जाता है और चौड़ा हो जाता है, इसलिए वो फंसता नहीं है बालू में और आगे बढ़ता रहता है। तो बालू में भी ऊंट चला, तो इसलिए आसानी से बालू में भी ऊंट चल सकता है और चलता है। बोझ उठाए ऊंट चला। बोझ को अपने पीठ के ऊपर बहुत सारा बोझ, जितना ढो सकता है उतना पीठ के ऊपर रखता है और बालू में भी आराम से चलता है। जैसे साधारण समतल जमीन पर जहां बराबर जमीन है वहां भी चलता है और बालू में भी चलता है। तो इस तरह से बालू में भी वो चलता है। जब तक नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। इसलिए उसके पैर गद्दीदार होते हैं, इसलिए वो बालू में भी फंसता नहीं है। फंसता मतलब रुकता नहीं है, वो आगे चलता ही रहता है, उसमें वो कोई भी रुकावट नहीं आती है। उसके पैर नहीं धंसते उसमें। हाँ, रेत में उसके पैर नहीं धंसते, नहीं फंसते हैं, उसके पैर धंसते नहीं है, क्योंकि उसके पैर गद्दीदार होते हैं। जैसे वो बालू के ऊपर उठता लगता है, उसके पैर जो है और चौड़े हो जाते हैं, इसलिए वो बालू में भी आसानी से चल सकता है। तो नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट फंसता नहीं है, आगे चलता रहता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती। जब थक कर बैठेगा ऊंट, जब चलते चलते जैसे हम थक जाते हैं, खेलते खेलते थक जाते हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, ऐसे ही बालू में भी वो ऊंट चलते चलते थक जाता है, क्योंकि बालू में चलने से थोड़ा मेहनत ज्यादा होती है, ज्यादा परेशानी होती है। जैसे हम कहीं समतल जमीन पर खेलें तो हमें थकान कम आती है, और वहीं कहीं ऊंची नीची या ऐसी कीचड़ भरे पानी में या बालू में खेलें तो हम जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि हमारे पैर पीछे को खिसकते हैं। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे पैर पीछे को खिसकते हैं। लेकिन यही विशेषता है कि बालू में तो चल पाता है ऊंट, लेकिन थोड़ी ही देर में वो थक जाता है। जब थक जाता है तो वो बैठ जाता है, और बैठने के बाद वो किधर करवट लेगा, इधर को बैठेगा या इधर को बैठेगा। जैसे हम सोते हैं, कभी सीधे सोते हैं, कभी इस तरफ को मुड़ जाते हैं, कभी इस तरफ को मुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं करवट। मीन्स साइड चेंज करना, बदलना, अपने आप को, अपनी पोजीशन को बदलना, मीन्स अपने आप को इधर से उधर होना, पलटना। तो इस तरह से वो जब बैठेगा तो किस करवट बैठेगा इसके बारे में हम नहीं बता सकते, या हम अपने आप को भी नहीं जानते हैं सोते समय कि कब हम सीधे सोए हैं, कब बाएं की तरफ मुड़ जाते हैं, कब दाहिने मुड़ जाते हैं। तो यही हालत उसकी भी है। बता सकेगा कौन भला? कोई ऐसा है आदमी जो बता सकता है कि वो ऊंट बैठेगा तो सीधा बैठेगा, या बाएं की तरफ मुड़ेगा, या दाहिने की तरफ मुड़ेगा? ये करवट, इसको बोलते हैं करवट। इधर से उधर के मुड़ने को बोलते हैं करवट होना। तो किधर को बैठेगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। तो अभी आपको, मुझे लगता है कि ये लेसन समझ में आया। ऊंट के बारे में जो हमने जानकारी दी आपको, लगता है समझ में आ गया होगा। अब आपसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न ये है कि ऊंट, सबसे पहले हम पूछेंगे इस पाठ में ऊंट शब्द कितने बार आए हैं? इस पाठ में ऊंट शब्द
आप एक बार पढ़िए और गिन कर बताइए कि ऊंट शब्द, जैसे हमने लिखा है ऊंट, ऐसा ऊंट शब्द इस कविता में कितने बार आए हैं? कोई बता सकता है? हाँ, 13 बार आए हैं। कितने बार आए हैं? 13 बार। ऊंट शब्द कितने बार आए हैं? 13 बार आए। दूसरा प्रश्न है, आप बता सकते हैं बालू। अभी आपको मैंने बताया है कि बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलता है। कोई बच्चा बता सकता है? राजस्थान, रेगिस्तान। करेक्ट, सही उत्तर है। सबसे पहले बालू रेगिस्तान में मिलता है, नदी या समुद्र के किनारे मिलता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है बालू नदी, समुद्र के किनारे या रेगिस्तान में मिलता है। समझ में आ गया भाई? दूसरा प्रश्न है, ऊंट कितना बड़ा होता है? बकरी के बराबर, हाथी के बराबर या पेड़ के बराबर? किसके बराबर होता है? पेड़ के बराबर। पेड़ के बराबर। हाथी से बड़ा होता है तो पेड़ के बराबर बोल सकते हैं, दीवार के बराबर बोल सकते हैं। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट बड़ा जानवर होता है, उसके नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट के नीचे से, जैसे ये ऊंट है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा ऊंट है, तो उसके नीचे से क्या क्या निकल सकता है? कुत्ता, बिल्ली, मैं भी निकल सकता हूँ सर। इंसान, गाय, बकरी आदि जो छोटे जानवर हैं वो ऊंट के नीचे से सर वो मारता नहीं है? हाँ? जब निकलते हैं मारते? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बोलने के लिए है, कहने के लिए है, समझने के लिए है। ऊंट भी जानवर है, वो भी मार सकता है। अधिकांश हम ऊंट के पास जाएंगे तो वो हमको पहले सिर से वो डराएगा, भगाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसके पास चले जाएंगे, हम नहीं मारेंगे, उसके इशारे को नहीं समझेंगे कि वो हमको भगा रहा है, तो अपने पैर, उसके पैर बहुत लंबे होते हैं तो वो पैर से मारता है। तो इस तरह से हमें ऊंट के पास नहीं जाना चाहिए। ऊंट, क्योंकि कोई भी जानवर कब हिंसक हो जाएगा ये आपको पता नहीं है। जब उसे लगता है कि हमारी असुरक्षा है या हमें किसी तरह का खतरा है आपसे, तो वो आपको मार भी सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें ऊंट के पास नहीं जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे? कोई बच्चा ऐसा है जो बता सकते हैं? सीढ़ी लगा के। सीढ़ी लगा के। सीढ़ी लगी हुई होती है। ऊंट के ऊपर चढ़ने के लिए हम सीढ़ी की मदद ले सकते हैं। दूसरा कोई बच्चा? ऊंट को बैठाकर। हाँ, किसी इंसान की मदद से हम ऊंट के ऊपर चढ़ सकते हैं। तीसरा कोई बच्चा? सीढ़ी की मदद से, किसी इंसान की मदद से, किसी चार दीवारी के पास। अगर ऊंट हो तो चार दीवारी की मदद से हम पेड़ पर चढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम ऊंट पर चढ़ने के लिए कई साधन जो भी उस समय हमें उपलब्ध है, सीढ़ी, दीवार, पेड़ या इंसान, इन सब साधनों से हम ऊंट के ऊपर चढ़ सकते हैं। क्योंकि ऊंट बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है। कई बार हम ऊंट बैठा हो तो हम आराम से उसकी पीठ पर, हम यहाँ कोई बच्चा भी आराम से चढ़ सकता है, लेकिन जब खड़ा हो तो इतना आसान नहीं है उसको पर चढ़ना। किसी साधन का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रश्न समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न है, बताइए ये क्या उठाकर चलते हैं? जैसे अभी हमने बताया अभी आप कविता में पढ़े हैं कि ऊंट अपनी गर्दन उठाकर चलता है, पीठ उठाकर चलता है,
और कान उठाकर चलता है आदि, वो कान उसके ऑलरेडी ऊपर होते हैं, सदा ऊपर होते हैं, गर्दन ऊपर होता है, पीठ ऊपर होती है, तो ये सारी चीजें वो उठाकर चलता है। अभी आप बताएंगे हाथी क्या उठाकर चलेगा, क्या क्या उठाकर चलेगा? सूंड उठाए चलेगा। सूंड, सही है, सूंड, गर्दन, गर्दन, पूंछ, पूंछ, इसके अलावा भी है, हाथी के ऊपर हम हौदा रखते हैं तो वो हौदा भी उठाकर चलता है। उस हौदे में बच्चे बैठते हैं, बच्चों को लेकर चलता है। हौदे में बहुत सारे सामान रखते हैं, वो सामान भी लेकर चलता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें उठाकर हाथी भी चलता है। दूसरा टीचर, टीचर का मतलब होता है शिक्षक। शिक्षक जब आपको कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो क्या क्या अपने पास लेकर जाते हैं, उठाकर लेकर जाते हैं? जैसे आप बता सकते हैं? पुस्तक, पुस्तक, सही, पुस्तक। दूसरा चौक, चाक, चाक को क्या बोलते हैं हिंदी में? शलाखा। क्या बोलते हैं? शलाका, शलाखा। उसको दुधिया भी बोलते हैं, शलाखा को दुधिया भी बोलते हैं। और क्या लेकर जाते हैं? रजिस्टर, रजिस्टर, डस्टर, रजिस्टर और डस्टर। रजिस्टर को बोलते हैं उपस्थिति पंजिका। रजिस्टर क्या बोलते हैं? उपस्थिति। पंजिका, डस्टर क्या बोलते हैं? मिटौना। क्या बोलते हैं इसको? मिटौना या मिटानी, मिटौना या मिटानी। देखिए बहुत सारे शब्द हैं जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो शब्द अंग्रेजी के होते हैं या किसी अन्य भाषा के। जैसे हमने आपको बताया है, रजिस्टर का होता है उपस्थिति पंजिका, किताब को पुस्तक है। शलाखा, ये चाक किस बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शलाखा या दुधिया। क्या बोलते हैं? शलाखा या दुधिया। तो इस तरह से हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी के शब्द, लेकिन हम समझते हैं कि वो हिंदी ही है। तो हिंदी में बराबर बोले जाने के कारण इसको हम हिंदी में इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार डस्टर, लेकिन वास्तव में है ये मिटौना। दूसरा शब्द है पिताजी। आपके पिताजी जब घर से चलते हैं या कहीं जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो वो अपने साथ क्या क्या लेकर जाते हैं, क्या क्या सामान उठाकर ले जाते हैं, मीन्स अपने साथ में लेकर जाते हैं। जैसे थैला, थैला, पहला शब्द है वो सामान है थैला। दूसरा, कम से कम 3 सामान बताइए। रुमाल, 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 रुमाल। दूसरा बताइए कोई और? रुपया, रुपया। और कुछ? फोन, क्या? अपना फोन भी लेके जाते हैं। फोन लेके जाते, वो फोन लेके जाते। और क्या लेके जाते हैं? घड़ी, घड़ी और चश्मा, छाता, इस तरह से कुछ लेकर जाते हैं सामान। सर मेरे पापा नहीं पहनते चश्मा। इस तरह से बहुत सारे सामान लेके जाते हैं। जब पिताजी घर से निकलते हैं तो अपने साथ छाता, चश्मा, थैला, पर्स, रुपए, पैसे और बहुत सारे सामान अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन हम 3 का लिखेंगे, कोई जो आपको आसान लगता हो। ठीक है, अभी और थोड़ा सा ये समान तुक वाले शब्द थे, दूसरा बता देते हैं खाली एक। इसमें और है लेकिन छोड़ देते हैं उसको।
बच्चों, आपसे हम इस पाठ में आए कुछ शब्द ऐसे हैं जो समान हैं, सुनने में समान लगते हैं लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। उसको बोलते हैं समान अर्थ वाले शब्द, या नहीं समान ध्वनि वाले शब्द या समान तुक वाले शब्द अंग्रेजी में बोलते हैं राइमिंग वर्ड। अंग्रेजी बोलते हैं राइमिंग वर्ड और हिंदी बोलते हैं समान तुक वाले शब्द। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जैसे हम एक शब्द बताएंगे ऊंट। ऊंट से मिलते जुलते कई शब्द आपने कविता में पढ़ी है। अगर आपको याद हो तो कोई बच्चा बताए। ऊंट से मिलता जुलता शब्द समान तुक वाले शब्द बोलते हैं इसको हैं। जैसे बूट। बूट शब्द तो आया नहीं लेकिन बूट इससे मिलता जुलता शब्द है। कविता में आया नहीं है लेकिन इससे मिलता जुलता शब्द है। ऊंट, बूट, सूट, जूट, इस तरह के सारे शब्द एक समान, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। इसको बोलते हैं समान तुक वाले शब्द। दूसरा शब्द है बालू। बालू, कालू, आलू। दूसरा नहीं। किसी का नाम कालू भी होता है ना, हाँ, नाम कालू होता है किसी का। कालू, कालू करेक्ट मिलता है। कालू नाम है, बिल्कुल सही। आलू, बालू, चालू ऐसा शब्द है जो इससे कालू लिखा हुआ है ऊपर। हाँ हाँ, चालू, आलू, बालू, चालू, ये सब एक समान शब्द है। तीसरा शब्द है फंस। बालों में भी नहीं फंसेगा, बालों में भी तो फंस। फंस, हंस। हंस, सही है, हंस। दूसरा खस। नहीं, खसखस वाला खस। नहीं। हंस, हंस, धंस, धंसेगा नहीं, फंसेगा नहीं, इसका मतलब धंस, धंसना मीन्स अंदर जाना। दस। दस, दस होता है, सही बोले। दस एक कीड़ा होता है। दस क्या होता है? कीड़ा होता है जो जानवरों को काटता है। दूसरा शब्द है चला। चला से मिलता जुलता समान तुक वाले शब्द बताइए। भला। भला। दूसरा शब्द भला। तीसरा शब्द कला। कला। चौथा शब्द गला। गला। इस तरह से ये समान तुक वाले शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं। तो बच्चों, आज हम ऊंट के बारे में पढ़े। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कविता को घर में याद करिए और उससे संबंधित जो प्रश्न आपको समझाए हैं वो आप अच्छा से पढ़िए और उसको नोटबुक में प्रश्न और उत्तर, प्रश्न अलग अलग प्रश्न के अलग अलग उत्तर, प्रश्न उत्तर एक एक करके आप उसको लिखिए और कल हमें दिखाइए। धन्यवाद।